जैसे ही राजा विक्रमादित्य बेताल को कंधे पर टांग कर कुछ दूर आगे बढ़ा कि बेताल ने उससे पूछा, एग्जैक्टली कितने स्कूल चाहिए हमें? कितने टीचर्स चाहिए? कितने स्कूल्स हैं हमारे पास? उनके पुनरुद्धार के लिए कितना फंड चाहिए? कहाँ से आएगा ये फंड? और ये भी बताओ राजन कि ये मिलेनियल्स कितने बेहुदा लोग थे कि इन्होंने बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं की। और ये दिमागी नक्सल क्या भला है भला? बोलो राजन, वरना तुम्हारा सर खंड खंड हो जाएगा। राजा बोला, देश में सरकारी मीडिया और सोशल मीडिया के अतिरिक्त बहुत हाल तक एक एक्टिविस्ट मीडिया भी काम करती थी, जिसने पेशा ही छोड़ दिया क्योंकि उसके पास दूसरे स्किल्स भी थे, जिसके सामने कभी यह प्रश्न खड़ा नहीं हुआ कि पत्रकारिता नहीं करूंगा तो करूंगा क्या। में से एक थे सुमंत बनर्जी, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी, इन द वेक ऑफ नक्सलबाड़ी। आपके आखिरी प्रश्न का उत्तर इसी पुस्तक में है, लेकिन इससे पहले कि मैं उत्तर दूं, आपको अपने देश को समझना होगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, ऐसा हमें पढ़ाया जाता रहा, हालांकि इससे झूठी बात कोई हो नहीं सकती। भारत कभी भी एक कृषि प्रधान देश नहीं था, यह एक वन प्रधान देश था, अंग्रेजों के आने तक। क्या मतलब होता है इसका? वेताल ने पूछा। इसका पहला मतलब तो यह होता है कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले सूखा तो पड़ता था, पर कभी अकाल नहीं आता था। खाने बिना कोई मरता नहीं था। अगर आपको याद हो तो हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। इस अभियान के तहत भारत में 2003 से लेकर 2013 के बीच 39 लाख करोड़ रुपए खर्च कर 5,35,000 स्कूल्स बनाए जा चुके थे, जबकि हमें कुल 9 लाख स्कूलों की आवश्यकता थी, ताकि हम हर गांव को एक प्राथमिक शाला तथा हर 2 गांव को एक माध्यमिक शाला दे सकें। अब तक हमने जो स्कूल्स बनाए थे उनकी लागत लगभग 75 लाख रुपए प्रति स्कूल थी, और इतने पैसे में हमें कुल जमा 3 कमरे और 2 टॉयलेट मिल गए थे। इनकी मरम्मत के लिए 1,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी, जो राज्य सरकारों को वहन करनी थी, क्योंकि बुनियादी शिक्षा मूलतः राज्य का विषय है। यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, क्योंकि यह रकम प्रति राज्य 35 करोड़ रुपए बैठती थी। मूल समस्या थी शिक्षकों के मानदेय की। 9 लाख विद्यालयों को चलाने के लिए हमें कम से कम 36 लाख शिक्षकों की आवश्यकता थी, जो एक तो हमारे पास थे ही नहीं, दूसरे इनको देने के लिए फंड कहाँ से आएगा, इसकी कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई। इतना बड़ा फंड तभी जुटाया जा सकता था जब शिक्षा व्यवस्था का पूरी तरह से केंद्रीकरण या पूरी तरह से विकेंद्रीकरण कर दिया जाता। केंद्रीकरण करने के लिए एक इंडियन टीचिंग सर्विसेज की स्थापना करनी होती, और विकेंद्रीकरण करने के लिए ग्राम पंचायतों को यह अनुमति देनी होती कि वे शिक्षा के लिए कहीं से भी अनुदान लाएं। कम से कम गांव के उन निवासियों से ही पैसा मांग लें जो विदेशों में काम करते हैं। लेकिन सरकार ने दोनों में से कुछ नहीं किया, बस फंड की बात करने वाले को अर्बन नक्सल कह दिया। अब अर्बन नक्सल गांव में जाकर स्कूल के लिए विरोध प्रदर्शन तो करेंगे नहीं, इसलिए गांव के भावी विरोधियों को पहले से ही चित्त करने के लिए दिमागी नक्सल शब्द गढ़ा गया है। नक्सल साहित्य में एक टर्म का प्रयोग किया जाता है, कॉम्प्राडोर ब्यूरोक्रेसी। इसका हिंदी तर्जुमा होता है दलाल नौकरशाही। ये टर्म शायद माओ ने इजाद किया था। भारतीय संदर्भ में देखें तो थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। कंपनी बहादुर ने जब भारत में पुलिस की व्यवस्था की तो उनके वेतन की जिम्मेदारी जमींदारों को दे दी। और कितना था वेतन उनका? 2%। समझ रहे हैं ना आप? ये जो जंतर मंतर पर पैलेट गन चला रहे थे ना, इन्हें ही नक्सली दलाल नौकरशाह कहते थे। इन्हीं से उनका विरोध था, और चूंकि इन्हें अथॉरिटी संविधान से मिलती थी, इसलिए संविधान से भी उनका विरोध था। बाकी नक्सलियों की सोच और बाबा साहब की सोच में कोई खास अंतर नहीं था। दोनों ही यह मानते थे कि जब तक समाज में प्रभुत्वशाली वर्ग रहेंगे, तब तक दलित शोषित वर्ग को न्याय नहीं मिलने वाला। खैर, वापस विषय पर लौटते हैं। वनों की अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है, जो खेतों से बहुत अलग होती है। अब तो जंगल कट गए, लेकिन उनकी पॉलिटिकल इकोनॉमी अब भी खड़ी है, औषधि व्यवसाय के रूप में।
आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के रूप में। और भी कई धंधे हैं जैसे खनन। कौन चलाता है इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को? बाबा रामदेव? नहीं, जंगल माफिया। क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल इकोनॉमी ये अकेले चला लेते हैं? वेताल ने विक्रम को टोकते हुए पूछा। राजा बोला, नहीं, उनकी मदद के लिए है ना ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस। गृह मंत्री कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन वो तो 19 जुलाई 1967 में ही खत्म हो गया था। क्या हुआ था इस दिन? इस दिन, हे ब्रह्मवेताल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स अपना चिर परिचित पैलेट गन लेकर नक्सलबाड़ी गांव में घुसी। लेकिन जिस तरह जंतर मंतर के जैन जी ने पैलेट गनधारियों का कोई प्रतिरोध नहीं किया, उसी तरह नक्सलबाड़ी गांव के लोगों ने भी कोई विरोध नहीं किया। उस दिन नक्सलबाड़ी में एक गोली नहीं चली, बस नक्सलवाद खत्म हो गया। उस दिन के बाद नक्सलवाद के नाम पर इस देश में जो कुछ चला, उसे समझना समझाना थोड़ा कठिन है। हुआ यूं कि जंगल माफिया के अस्तित्व के लिए यह बहुत जरूरी था कि नक्सल बने रहें। फोर्सेस के लिए भी नक्सल फायदा था। स्पेशल ऑपरेशन के नाम पर फंड मिलता रहता था। राजनेता को तो इन तीनों से फायदा था। तो सभी चाहते थे कि नक्सल बने रहें। जब सभी चाहते थे तो नक्सल बने रहे। पर 1991 के बाद स्थितियां बदलने लगी। अब दो नई पॉलिटिकल इकोनॉमी उभरी। उनमें से एक थी एसीजेड और दूसरी थी एफडीआई। इन दोनों की वजह से भारत का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने लगा, हालांकि लोगों की व्यक्तिगत आय सिकुड़ने लगी। एसआईजेड और एफडीआई की यह मांग थी कि नक्सल खत्म हो जाए। ये कौन सी मुश्किल बात थी? राष्ट्रवादी लोग राष्ट्र की भलाई के लिए मुट्ठी भर नक्सलियों से तो लड़ ही सकते थे। फिर उनका साथ देने के लिए पैलेट गन चलाने वाले नौकरशाही तो थी ही। सो नक्सली एक बार फिर खत्म हो गए। अव्वल तो वे कभी थे ही नहीं। होते तो क्या नक्सलबाड़ी में 19 जुलाई 1967 को एक भी गोली नहीं चली होती? राजा के इतना कहते ही वेताल उसके कंधे से उड़ा और वापस जाकर पेड़ पर लटक गया। धन्यवाद मित्रों।